हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि दर्पण किसे कहा जाता है और दर्पण के कितने प्रकार हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दर्पण का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले मैं 6 वीडियो को डाल चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए, तभी यह बात जो है समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का यह जो टॉपिक है दर्पण, जिसको इंग्लिश में मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मिरर कहा जाता है। तो मिरर क्या चीज़ होता है? मिरर का मतलब क्या चीज़ है, बात समझ में आ रहा है ना? तो मिरर का मतलब है कि कांच का वैसा टुकड़ा होता है, कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग पॉलिश किया हुआ होता है, उसे दर्पण कहा जाता है। अब इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि कांच का वैसा टुकड़ा, कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग पॉलिश किया हुआ होता है, उसे दर्पण कहा जाता है। उसे दर्पण कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि कोई भी कांच का एक टुकड़ा लेना है और उस कांच के टुकड़े को क्या करना है, एक भाग को पॉलिश कर देना है। कांच का एक टुकड़ा लेना है और टुकड़े को क्या करना, मान के चलिए कि यह जो मेरा है कांच का एक टुकड़ा, ऐसे समझ लीजिए। अब इस कांच के टुकड़े को क्या करना है कि एक भाग को पेंट कर देना। ऐसे ऐसे हम क्या कर दिए कि पेंट कर दिए। कांच का टुकड़ा है, इसको पेंट कर दिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको पेंट करने से यह क्या कर लेता है, दर्पण का निर्माण करता है, आईना का निर्माण कर लेता है। दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, आईना बोलते हैं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग पॉलिश किया हुआ होता है, उसे दर्पण कहा जाता है। तो यहाँ पर आप पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कि दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अब पहला जो है समतल दर्पण और दूसरा जो है गोलीय दर्पण। तो ये दोनों दर्पण को आप क्या करेंगे, दोनों दर्पण को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए कि समतल दर्पण किसे कहा जाता है और गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इस को क्या करता हूँ कि थोड़ा रब कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया ना कि दर्पण कांच का टुकड़ा होता है जिसका एक भाग पॉलिश कर देते हैं तो वह दर्पण का निर्माण कर लेता है। और दर्पण जो होता है वह मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है। एक है समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्लेन मिरर बोला जाता है। प्लेन मिरर, MIRROR, मिरर, प्लेन मिरर। और एक मेरा क्या है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, MIRROR, मिरर। तो स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए इसको हम डिलीट करता हूं और आगे समझने का प्रयास करूंगा कि समतल दर्पण किसे कहा जाता है और गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है। तो आप समझने का प्रयास। समतल दर्पण किसे कहा जाता है? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण
समतल दर्पण कहलाता है। जो हम लोग घरों में चेहरे देखने के लिए जो दर्पण यूज करते हैं, वह दर्पण जो होता है वह कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। हम लोग चेहरे देखने, जैसे अभी हम लोग घर में जो चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं आईना, वह कौन सा आईना होता है? समतल दर्पण होता है, समतल होता है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कहने का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए कि एक समतल दर्पण है, और समतल दर्पण क्या है कि हम लोग जब इसके सामने खड़ा होते हैं तो हम लोग का जो चेहरा है इस दर्पण में क्या होता है कि दिखाई देता है। तो हम लोग का चेहरा इसमें दिखाई देता है, बात समझ में आ रहा है। और यह जो सतह होता है वो क्या होता है? पूरा प्लेन होता है, पूरा समतल होता है। तो पूरा समतल रहेगा तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि समतल दर्पण क्या होता है कि समतल दर्पण में परावर्तक सतह जो होता है वह क्या होता है? समतल होता है। और गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जगह नहीं है समझाने के लिए, इसलिए आप यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे कॉपी पर कि गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो आप नोट कर लिए होंगे, तो इसको क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए डिलीट कर दिया। अब क्या करें, यहाँ गोलीय दर्पण को समझने का प्रयास करेंगे। गोलीय दर्पण का निर्माण कैसे होता? आप समझ लीजिए कि एक फुटबॉल है, बस समझ में आ रहा है ना? अब एक फुटबॉल है, और वह जो फुटबॉल है, थोड़ा इमेजिन करना है, थोड़ा सोचना है दिमाग में कि वह फुटबॉल जो है कांच का बना हुआ है। फुटबॉल किसका बना हुआ? शीशा का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, और पूरा गोल है। फुटबॉल क्या होता है? पूरा गोल होता है ना, पूरा गोल होता है। और उसी तरह ये भी क्या है? पूरा गोल है। गोल मतलब फुटबॉल जैसा है। और उस फुटबॉल को क्या करना है कि आपको तोड़ देना है, थोड़ा क्या करना है, उसको फोड़ देना है, और फोड़ के या तो उसको काट के निकाल देना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसको काटेंगे तो देखिए, इस फुटबॉल को अगर काटेंगे तो यह क्या हुआ कि इस तरह का कुछ हम लोग को मिलेगा, इस तरह का कुछ सतह मिलेगा। तो यह बन गया मेरा एक कांच का टुकड़ा है, उस फुटबॉल का एक भाग है। उस फुटबॉल का क्या है? एक भाग है। अब इस फुटबॉल के भाग में आप यहाँ पर देखिए, कोई भी फुटबॉल होता है तो आप वृत्त में पढ़े होंगे कि वृत्त का क्या होता है? बीच में एक पॉइंट होता है, जिसको क्या कहते हैं कि वृत्त में क्या कहते हैं? उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है कि इसका भी एक केंद्र होगा। तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर इसको क्या किए कि जब काट दिए तो यहाँ पर क्या मिला कि एक कांच का टुकड़ा मिला। अब क्या करना है इसको कि इसको एक भाग को पेंट कर देना है। इसको क्या करना है? एक भाग को पेंट कर दिए। अब एक भाग को जब आप पेंट करेंगे तो यह क्या कर लेता है? एक दर्पण का यह क्या कर लेता है? एक दर्पण का निर्माण करता है। यह क्या करता है? एक दर्पण का निर्माण कर लेता है। तो अभी बताया ना कि गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो। देखिए तो इस पर जाके प्रकाश किरण यहाँ आके टकरा रही है ना, तो उसी को परावर्तक सतह कहा जाता है। जहाँ पेंट करते हैं, पेंट वाले सतह को परावर्तक सतह नहीं कहा जाता है। पेंट वाले सतह को परावर्तक सतह नहीं कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना?
जहां पर प्रकाश किरणें जाके टकराती, प्रकाश किरणें, बहुत सारी प्रकाश किरणें जाके टकराती, प्रकाश किरण टकराती है, उसी को परावर्तक सतह कहेंगे। तो इसको परावर्तक सतह कहा जाता है, परावर्तक, परावर्तक सतह कहा जाता है। बात समझ में आ रहा? तो ये मेरा अवतल दर्पण हुआ। अब क्या करना है कि यही वाला दर्पण जो था, ये कांच का जो इतना हम काटे थे, इसको क्या करना, थोड़ा काट के इसको उल्टा देना है। तो इस तरह हम लोग को कुछ प्राप्त होगा। बात समझ में आ रहा है? इस तरह हम लोग को कुछ प्राप्त होगा। अब क्या करना है दोस्तों, इसको जो है पेंट कर देना है, इसके एक भाग को पेंट कर देना है। तो पेंट कर दिए, तो इस भाग को पेंट करने से क्या हुआ कि यह भी एक दर्पण का निर्माण कर लेता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये मेरा क्या है कि इस तरह का अगर दर्पण रहेगा, अगर परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता, देखिए तो यहाँ पर लगता है कि मुंह फाड़ा हुआ है, और देखिए तो ये उभरा हुआ है, यह जो सतह है ये मेरा क्या है, उभरा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इसको अवतल दर्पण कहा जाता है। और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो ये दोनों फिगर को आप समझिएगा कि इस तरह का अगर दर्पण रहेगा तो उसको अवतल दर्पण कहा जाता है, और इस तरह का कोई दर्पण रहेगा तो उसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। बात समझ में आया ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप, मैं एक चम्मच का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए यह जो चम्मच है, तो चम्मच देखिए तो इस तरह है कि नहीं, यह अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के जैसा इस तरह है। तो अब क्या करना है कि यह, इसका जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है, यह जो भाग दिखाई दे रहा है, तो इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, इस भाग को, यह जो चम्मच का जो अगला भाग होता है, सामने वाला जो भाग होता है, उस भाग को क्या कहा जाता है कि अवतल दर्पण कहा जाता है। इस भाग को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहा जाता है। तो जिस समय चम्मच, अभी तो ये थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन न्यू चम्मच में देखेंगे तो आपका चेहरा दिखाई दे देता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका सामने वाला, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो अंदर की ओर अगर धंसा होगा तो उसे क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। बात समझ में आया? तो और इसका देखिए तो इस तरह का दर्पण है, देखिए तो इसका भाग जो है, यह वाला जो भाग है, यह क्या है कि ऊपर उठा हुआ है। देखिए तो यहाँ पर जो है, यह भाग क्या है, ऊपर उठा हुआ है, और इधर क्या है, इधर पेंट किया हुआ है। तो इधर अगर पेंट किया हुआ रहेगा, इस तरह का कोई कांच का टुकड़ा रहता है, इसका इधर वाला भाग क्या होता है, पेंट किया हुआ रहता है, और इसका इधर वाला भाग, देखिए यहाँ पर जाके, तो यहाँ पर अगर अपना चेहरा देखेंगे तो आपका चेहरा यहाँ पर दिख जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो वैसा दर्पण, तो आप समझ पाए कि गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, देखिए तो परावर्तक सतह है, गोल है, इसका भी परावर्तक सतह क्या, गोल है। तो ये भी मेरा क्या है, परावर्तक सतह है, ये मेरा परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है। बात समझ में आ रहा है? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। बात समझ में आया? चलिए अगला हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अवतल दर्पण का मैं डिफिनेशन लिखता हूँ कि अवतल दर्पण का डिफिनेशन कैसा होता है। देखिए यहाँ पर आप कॉपी पर नोट करते जाएंगे कि अवतल दर्पण, तो यहाँ पर उसके नीचे में लिखेंगे कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला जो है अवतल दर्पण, तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, अवतल दर्पण
अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। बात समझ में आया? अवतल दर्पण जैसे यहाँ पर इस तरह का फिगर छाप देना है, इसको एक भाग को पेंट कर देना है, यहाँ एम नाम लिख दो और यहाँ पर एन। समझ में आ रहा है ना? और इसके नीचे में लिखना है कि यहाँ एम एन एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। बात समझ में आया? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है। अंदर की ओर धंसा है ना, देखिए तो अंदर की ओर घुस रहा है ना, अंदर की ओर धंसा है, तो उसे क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण। चलिए, अवतल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा। उत्तल दर्पण का डिफिनेशन, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण किसे कहा जाता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। बस में उत्तल दर्पण का फिगर कैसा होगा? ऐसे देखिए, यहाँ पर कॉपी पर नोट करते जाना है। आप लोग को सारे नोट्स भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट्स भी बनाते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे, मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा, देखिए तो इसका परावर्तक सतह देखिए उठा हुआ है ना, बाहर की ओर उभरा हुआ, तो उठा हुआ रहेगा, उठा हुआ है। तो इस प्रकार के दर्पण को क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। और इसके नीचे में लिखेंगे यहाँ एम एन उत्तल दर्पण है। एम एन उत्तल दर्पण है। बात समझ में आया? अगर यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया होगा तो देखिए आगे भी समझने का प्रयास कीजिए। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। तो देखिए, आप मान के चलिए अभी बोले ना कि यहाँ मेरा क्या था, एक फुटबॉल था, और इस फुटबॉल के अंदर में क्या था, एक केंद्र होता है, एक बिंदु होता है, जिसे क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। तो अगर मान के चलिए कि इसका एक भाग को जब हम काट लें, तो काटने के बाद क्या किए, इसके एक भाग को पेंट कर दिए। इसके एक भाग को जब पेंट कर दिए तो यह एक दर्पण का निर्माण कर लिया। इसके सामने आप देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि इसके यहाँ पर यह जो अक्ष दिखाई दे रहा है, इस अक्ष को क्या कहा जाता है? इस अक्ष को मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसको एक्स या एक्स डैश द्वारा सूचित किया जाता है। और इसके मध्य मतलब गोलीय दर्पण के मध्य एक बिंदु स्थित होता है, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसको ध्रुव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। अब बताओ, आप लोग बता सकते हैं कि यह एक गोला का एक क्या है, भाग है। एक गोला का एक भाग है। अब गोला का भाग है तो इसमें एक केंद्र होगा, तो इसको केंद्र, यहाँ पर यह इस केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इस केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पर वक्रता केंद्र और यह ध्रुव, मतलब इसको पोल बोला जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक और पॉइंट होता है, जिसे F द्वारा सूचित किया जाता है। और इस F को मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस कहा जाता है, इसको मुख्य फोकस कहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। और इसे छोटा f द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ फोकस दिख रहा है और P दिख रहा है, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। और फोकस दूरी को F द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को F द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? फोकस दूरी को F द्वारा सूचित किया है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से, वक्रता केंद्र और
वक्रता केंद्र है और ये धुर है, तो वक्रता केंद्र और धुर के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे? वक्रता केंद्र और इस पोल के बीच की दूरी, यहां से यहां तक जो बीच की दूरी होता है, वही बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है और इसे r द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ में आया? और यहाँ पर फोकस और धुर के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और इसे f द्वारा, छोटा f द्वारा सूचित किया जाता है। और मुख्य अक्ष, इसको यह जो लाइन दिखाई दे रहा है इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष या इसका नाम और है प्रधान अक्ष, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, प्रधान अक्ष। बात समझ में आया ना? तो आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से यहाँ तक आपको जो दिखाई दे रहा है इसको दर्पण का द्वारक कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग, मुंह जो दिखाई दे रहा है, यह जो भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो दोस्तों आपको दर्पण समझ में आया होगा और दर्पण किसे कहा जाता है। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।